साथियों, आप सभी का विजय एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। इस पुस्तक को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने इस पुस्तक के 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? पहला था संविधान क्यों और कैसे, दूसरा था भारतीय संविधान में अधिकार, तीसरा था चुनाव और प्रतिनिधित्व, चौथा था कार्यपालिका और पाँचवा था विधायिका। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग छठा चैप्टर न्यायपालिका को पढ़ेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी या इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा। तो आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले मंच के या पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ ही चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अध्याय को पढ़कर आप निम्न बातों को जान सकेंगे। कौन कौन सी? पहली, कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। दूसरा, अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तीसरा, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका क्या है। और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध कैसे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, या सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। तो इससे हमें यह पता चलेगा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। तो हर समाज जो है, हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति या समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त हो। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, यह स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में सीधे सरल शब्दों में यदि बात करें तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग, विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। दूसरा, सरकार के अन्य अंग जो हैं, विधायिका और कार्यपालिका, ये न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें। तीसरा, न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो करें। न्यायपालिका जो है यह देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है तथा न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। तो न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति या नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं और वो केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता है। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उसकी नाजायज आलोचना नहीं कर सकेगा। संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। तथा अब बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद
नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है। इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है, सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार हैं, इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बन गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़ करके न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। आगे देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति जो है वो मंत्रिपरिषद के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कार्य करता है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है, तो 1982 से 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति जो है वो नियुक्तियां करेगा। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया। इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज़्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद के रूप में राष्ट्रपति हैं। न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ याद रखिएगा कि इनको हटाने के लिए 2 ही कंडीशन है, एक कदाचार की कंडीशन और दूसरा अयोग्यता की कंडीशन। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या, हम लोग इसके बारे में पहले के चैप्टरों में इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा है। इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता है। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास दी गई है। ठीक है, तो यह अंतर है। नियुक्ति में कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद के रूप में कार्य करती है, परंतु हटाने में विधायिका अर्थात संसद के अनुसार इसको कार्य करना पड़ता है। इसके द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन भी बना रहे। अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। अब ये पूरा मामला क्या था, इस मामले को थोड़ा समझ लेते हैं कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का जो असफल प्रयास हुआ था, तो 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं की। संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके 1 वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने और संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद में महाभियोग सिद्ध न हो सका। महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया, अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल सका। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं न्यायपालिका की संरचना के बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा कार्य करता है। तो भारतीय संविधान जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं और नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। तो इनको एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर आपके जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय को।
तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसके सभी फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। मतलब इसके नीचे के जितने भी अदालतें होंगे, उच्च न्यायालय, आपके अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय, उनको इसके फैसलों को मानना होगा। इसके अलावा भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। इसके अलावा यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है, साथ ही या किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो ये सारी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय जो है निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई का कर सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। साथ ही राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। अब जिला अदालत की बात करें तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई जो है वो जिला अदालत के द्वारा की जाती है और निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई भी जिला अदालत के द्वारा की जाती है तथा गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी यह फैसला देती है। इसके बाद आता है अधीनस्थ न्यायालय। तो फौजेदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करने का कार्य जो है ये अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है तथा सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो थोड़ा सा इसको डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसको मौलिक अधिकारों के संबंध में मौलिक अपीली सलाहकारी और रिट के संबंध में, इसके अलावा कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं। तो जो मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है कि संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का जो निपटारा है ये आपका सुप्रीम कोर्ट में जाता है। इसके अलावा अपीली में तो दीवानी, फौजेदारी तथा संवैधानिक मामलों से या सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है। सलाहकारी में तो जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य के अंतर्गत यह भी इसको अधिकार सलाहकारी की दी गई है। तो यह सलाहकारी वाली जो है यह उच्च न्यायालय के पास नहीं कि वो राष्ट्रपति को दे। इसके अलावा रिट निकालने की तो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार परीक्षा जैसे 5 रिट इसके द्वारा जारी करने का अधिकार है। कुछ विशेषाधिकार भी हैं। तो जैसे भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लीव पिटीशन के तहत की गई सुनवाई, अपील पर सुनवाई करने की शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले मौलिक क्षेत्राधिकार की बात करते हैं। तो मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। ऊपर के चित्र में जो हमने डायग्राम देखा, वहां पर आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे जो है सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर या निर्णायक की भूमिका देता है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इसकी सुनवाई ना तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। अब रिट संबंधित क्षेत्राधिकार की बात करें तो जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पहले ही पढ़ा है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है, वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। तो इस प्रकार से रिट निकालने की जो शक्ति है केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है, अधीनस्थ न्यायालयों या जिला न्यायालयों के पास नहीं है। अपीली क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसा कोई गंभीर मामला उलझा है। अगर फौजेदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उसकी अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की आज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। अपीली क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा, तो सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्णय को बदल सकता है तथा इसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या भी दे सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध
अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। मतलब जैसे कि उच्च न्यायालय के खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, उसी प्रकार से जो अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय है उसके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। सलाह संबंधी भी क्षेत्राधिकार दिया गया है इसको। तो मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त जो है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति का क्या उपयोगिता है? इसकी दो मुख्य उपयोगिताएं हैं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय जान ले। इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। इसके संदर्भ में कुछ आर्टिकल को भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद जो 137 है 137 या उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब पुनर्विचार या पुनर्समीक्षा की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 144 क्या है? या भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है 144 में। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि पिछले पृष्ठ में दिए गए जो अनुच्छेद हैं, हमने जो 137 और 144 की बात की, ये अनुच्छेद हमें भारत की न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं तथा सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उनकी समीक्षा कर सकता है। तो इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले में भी वह स्वयं ही के मामले जो हैं वह भी स्वयं ही देखता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। तो क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों ने न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जो है जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका, सोशल एक्शन लिटिगेशन रही है। आखिर जो है ये जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 में इस धारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बात की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। चूँकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के साथ साथ न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर भी विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। अब कुछ थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। तो कुछ प्रारंभिक जनहित याचिकाओं के बारे में, तो 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार में जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबी अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था। जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें उन्हें सजा हो भी जाती तो भी वे उतनी लंबी अवधि तक कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की। सर्वोच्च न्यायालय में यह मुकदमा चला। यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई और इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा 1980 में तिहाड़ जेल में बंद एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था। न्यायाधीश ने इसे ही याचिका का मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। तो यहाँ यह भी याद रखिएगा कि पत्रों के माध्यम से अब जो है वो जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
शुद्ध हवा पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाई जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत शरण में या शरण नहीं ले सकते। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों को समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों की ओर से याचिकाएं दायर करने की इजाजत दी। यहाँ पर न्यायमूर्ति भगवती, जो कि जनहित याचिका के मतलब प्रेरणा माने जाते हैं या यहाँ पर प्रारंभ करने वाले माने जाते हैं, इनका एक वक्तव्य है। इनका कहना था कि यह बात जरूर याद रखें कि गरीबों की समस्याएं ऐसे लोगों की समस्याओं से गुणात्मक रूप से अलग हैं जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का अलग नजरिया अपनाने की जरूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंद कर इंसाफ करने की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आगे चलते हैं। न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इसने ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा है। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर जो है वो धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करने चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकारों का सम्मान करे तथा न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। यहाँ एक उदाहरण लेंगे कि मान लीजिए कि आप एक न्यायाधीश हैं, तो नागरिकों का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर की नगर पालिका के अधिकारियों को झुग्गी झोपड़ियों हटाने और शहर को सुंदर बनाने काम करने के आदेश दे ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का पक्ष है कि ऐसा करने पर उनके जीवन के अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर के अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप एक निर्णय लिखें और तय करें कि इस जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं है, तो आपको दोनों पक्षों को संतुलित करते हुए अपनी बात को रखना होगा। आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं न्यायपालिका और उसके अधिकारों के बारे में। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला है अनेक रिट के माध्यम से, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। ऐसा आपका अनुच्छेद 32 में है। इसके अलावा उच्च न्यायालय हाई कोर्ट को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 226 के तहत। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो हाई कोर्ट की रिट निकालने की जो शक्ति है उसका क्षेत्र जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति के अधिकार क्षेत्र से ज़्यादा है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में। आगे चलते हैं। ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभावतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, तो इस शब्द को या इस लाइन को आप याद रखिएगा कि संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। तो इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। इसके अलावा हमने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का है प्रयोग कर सकता है। ऐसा करके वह किसी भी न्यायालय को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे की योजना के विरुद्ध होने से रोकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए
मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसा लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वह सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय और यदि न्यायालय उनसे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो या संविधान में निहित शक्ति विभाजन की योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। रिट जारी करने की और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। आगे चलते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देशों में जनहित याचिकाएं धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही हैं। विश्व के अनेक न्यायालयों, खासतौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की बात न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया। तो यह भी फैक्ट याद रखिएगा कि हमारे की है जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों में नहीं रखा गया, जबकि दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालय के सामने व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन का मामला उठा सके। आगे फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि क्या आपको याद है कि अधिकार से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था। यह अधिकार बदुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। यह आर्टिकल 23 और 24 में था। लेकिन प्रश्न यह है कि जिन लोगों के अधिकारों को उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटखटाएं। जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामलों पर विचार कर सकें। इससे न्यायालय ने अनेक मुद्दों पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण आदि। इस प्रवृत्ति ने गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों के अधिकारों को अर्थपूर्ण बना दिया है। अब हम लोग न्यायपालिका और संसद की बात करते हैं। तो न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई ही है, राजनीतिक व्यवहार बर्ताव में संविधान को ठेका दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों के मामले में। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए हैं, जैसे उसने हवाला मामले, नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम हैं। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे तथा अवरोध और संतुलन के एक महीन सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य क्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संविधान और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। हमने संपत्ति के अधिकार और संसद के संसद संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसको एक बार से दोबारा देख लेते हैं कि पूरा मैटर क्या था। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद जो है संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद जो है मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे। क्या था कि निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, दूसरा मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है, तीसरा संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, चौथा क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करें। तो आगे देखें, 1967 से 1973 के बीच यह विवाद जो है काफ़ी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिकृत निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून ऐसे कुछ उदाहरण जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए।
1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। केशवानंद भारती मुकदमा 1973। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। इसको अब अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है। फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे कि क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्रवाई का नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है, या संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्य को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो, क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है? सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए हैं और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहते हैं। इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई है। इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें उनके विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में देखती है। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील होता है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। अब यहाँ पर अल्लादी कृष्णा स्वामी का एक वक्तव्य है संविधान के वाद विवाद के दौरान का। तो इनका कहना था कि जहाँ न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती है, वहीं हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को याद रखना जरूरी है कि स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहां वह आस्था का स्थान ले ले। अन्यथा न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामों को भी अपने हाथों में न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका के कामों को भी अपने हाथों में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की तरह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों को हल करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हुआ और इस चैप्टर का जो निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को भी हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि चैप्टर का निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष की बात करते हैं। तो इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की भी साख बढ़ी है। न्यायपालिका से कुछ और भी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है। इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है। इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया है। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है। अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्याएं दी हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की है। जैसा कि हमने इस अध्याय में देखा कि लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही जो है रहकर कार्य करना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हुआ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।